हेलो गाइस, टैक्स वे ग्लोबल चैनल पे आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं जीएसटी एक्ट का सेक्शन 7, दैट इज स्कोप ऑफ सप्लाई। सप्लाई की मतलब जीएसटी में सप्लाई किसे माना जाता है, तो ये हम पढ़ेंगे। और सप्लाई की जो डेफिनेशन है वो इंक्लूसिव डेफिनेशन है कि इसमें बताया गया है कि इसमें क्या-क्या इंक्लूड होता है। दैट इज सप्लाई इंक्लूड्स। सप्लाई में क्या-क्या इंक्लूड होता है? सब ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई। किस चीज की? गुड, सर्विस या बोथ। कैसे? आइदर मतलब सेल है, ट्रांसफर है, बार्टर है, एक्सचेंज है, या फिर लाइसेंस दिया है, रेंटल है, लीज है, डिस्पोजल मेड और अग्रीड टू बी मेड। किस लिए? एक कंसिडरेशन के लिए। किस कोर्स में? इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, मतलब बिजनेस के लिए कंसिडरेशन दे करके हम कोई भी गुड्स या सप्लाई आइदर सेल कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, बार्टर है, इस तरह से कोई भी हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो वो हमारी सप्लाई की डेफिनेशन में इंक्लूड हो जाती है। इसके बाद ऑल द एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शंस बाय अ पर्सन। यहाँ पर्सन का मतलब, पर्सन की डेफिनेशन आपको पता है कि उसमें इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, फर्म, एलएलपी, ओपी, बीओआई, एनी अदर बॉडी, कॉर्पोरेट्स, सोसाइटीज वगैरह सभी इंक्लूड हो जाते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शन जो कि एक पर्सन अदर देन इंडिविजुअल, इंडिविजुअल को एक्सक्लूड कर दिया गया है, टू इट्स मेंबर और कॉन्स्टिट्यूएंट्स और वाइस वर्सा। आइदर जो पर्सन है, मतलब चाहे एचयूएफ है या फिर कंपनी है, कोई अपने मेंबर्स के साथ ट्रांजैक्शन कर रही हैं या मेंबर पर्सन के साथ ट्रांजैक्शन कर रहे हैं कैश या फिर डेफरल पेमेंट या फिर वैल्यूएबल कंसीडरेशन की, तो इस तरह की एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शन भी सप्लाई की डेफिनेशन में इंक्लूड हो जाता है। इसके लिए एक्सप्लेनेशन क्या कहा गया है? फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन, इसमें ये बताया गया है कोई भी जजमेंट डिक्री हो, लेकिन इस सेक्शन के लिए इन दोनों को, मेंबर्स और जो पर्सन है, उनको अलग अलग टू सेपरेट पर्सन मान लिया जाएगा और जो भी उनकी एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शंस होंगी वो सप्लाई में डेफिनेशन में कवर हो जाएंगे। इसके बाद हमारा बी पॉइंट है कि इंपोर्ट ऑफ सर्विस। सर्विसेज इंपोर्ट की हैं फॉर अ कंसीडरेशन, कंसीडरेशन के लिए, चाहे वो बिजनेस पर्पस के लिए है या नहीं है, तो वो भी सप्लाई की डेफिनेशन में कवर होती है। इसके बाद बताया गया है कि एक्टिविटीज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1 में कुछ एक्टिविटीज ऐसी बताई गई हैं, चाहे उसके लिए कंसीडरेशन है या नहीं है, वो सप्लाई की डेफिनेशन में कवर हो जाती है। तो अब हम शेड्यूल 1 में देख लेते हैं एक बार कि किस तरह की एक्टिविटीज हमारी इसमें बताई गई हैं। तो इसमें बताया गया है कि परमानेंट ट्रांसफर किया है किसी ऐसे एसेट का जो जिस पर आईटीसी पूरा क्लेम कर लिया था, आईटीसी अवेल किया हुआ था, तो वो जो है बिना कंसीडरेशन के भी सप्लाई में कवर हो जाएगा। इसी तरह सप्लाई जो है हमने रिलेटेड पर्सन से किया गया है, सेक्शन 25 में बताए गए हैं जो, तो वो भी सप्लाई की डेफिनेशन में कवर हो जाता है, चाहे उसके लिए कोई कंसीडरेशन है या नहीं है। इसमें एक एक्सेप्शन है कि गिफ्ट जो है वो नॉट एक्सीडिंग 50,000 है, वो मतलब सप्लाई की डेफिनेशन में कवर नहीं होंगे। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में जो है कोई गिफ्ट दिया है एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को और वो 50,000 से ज्यादा का है, तो वो सप्लाई मान लिया जाएगा। और सप्लाई ऑफ गुड्स है, प्रिंसिपल ने एजेंट को दिया है, चाहे उन्होंने उसके बिहाफ पे किया है, और इसी तरह एजेंट टू हिज प्रिंसिपल है, वो भी चाहे वो प्रिंसिपल के बिहाफ पे कर रहा है। इस तरह की भी सप्लाई जो है वो गुड्स है वो जो है सप्लाई की डेफिनेशन में कवर हो जाती है। इसी तरह इंपोर्ट किया है सर्विस फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन, तो वो भी सप्लाई की डेफिनेशन में कवर हो जाता है। तो इस तरह से हमें यहाँ पे ऐसी ट्रांजैक्शंस बताई गई हैं जहां पर जो कंसीडरेशन नहीं है फिर भी ये सप्लाई की डेफिनेशन में कवर हो जाते हैं। तो हम अपने मेन सेक्शन पे अभी आ जाते हैं। इसमें नेक्स्ट बताया गया है कि वेयर सर्टेन एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शन जो है कहाँ पर जो ऊपर सेक्शन में बताई गई हैं कि सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज हैं, वो सारी सप्लाई की डेफिनेशन में कवर होती हैं, बट उनको सप्लाई ऑफ गुड माना जाए या सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाए तो वो हमें शेड्यूल 2 में बताया गया है। शेड्यूल 2 हम खोल के देख लेते हैं एक बार कैसे बताया गया है। हम
ये हमारा शेड्यूल 2 ओपन हो गया। तो इसमें बताया गया है जैसे कि ट्रांसफर कर रहे हैं, ट्रांसफर क्या कर रहे हैं, टाइटल कर रहे हैं गुड का, तो वो गुड्स हो गया। और अगर ट्रांसफर ऑफ राइट इन गुड कर रहे हैं तो वो हमारा सर्विस हो गया। इसी तरह हम ट्रांसफर कर रहे हैं टाइटल का, लेकिन वो एक फ्यूचर डेट पे ट्रांजैक्शन होनी, फ्यूचर डेट पे ट्रांसफर होगा, तब भी वो सप्लाई ऑफ गुड्स मान लिया जाएगा। तो इसी तरह हमें बताया गया लैंड एंड बिल्डिंग है, लीज पर दिया है तो वो सर्विस हो जाएगा। परमानेंट या कोई भी ट्रीटमेंट या प्रोसेस है तो वो हमारा जो है सप्लाई ऑफ सर्विस हो गया। तो हमें यहाँ पे इस सेक्शन में पूरा यही बताया गया है कि कब तो वो सप्लाई ऑफ गुड माना जाएगा और कब सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। तो सप्लाई ऑफ सर्विस का यहाँ पर और बताया गया जैसे रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी है या फिर इस तरह से कुछ सर्विसेज यहाँ पर बताई गई हैं। तो वो भी सारी आर्किटेक्चर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इस तरह से यहाँ पर सब कंस्ट्रक्शन, टेम्परेरी ट्रांसफर, ये सब हमारा सर्विसेज में आ जाएगा। तो वापस से हम अपने मेन सेक्शन पे आ जाते हैं, सेक्शन 7 पे, इसका सब सेक्शन 2। इसमें बताया गया है नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1, शेड्यूल 3 में कुछ एक्टिविटीज हैं जो नाइदर गुड्स सप्लाई ऑफ गुड्स मानी जाएंगी नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस। ठीक है, तो वो इस शेड्यूल 3 में किस तरह की एक्टिविटीज हैं जो कि ना उनको सप्लाई ऑफ गुड माना जाएगा ना सप्लाई ऑफ सर्विस। तो ये हमारा हम शेड्यूल 3 ओपन एक बार करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है जैसे कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के बीच में एम्प्लॉयमेंट पर्पज से कोई वो सर्विस दे रहा है तो वो नहीं मानी जाएगी, सप्लाई की डेफिनेशन में कवर नहीं होगा। कोर्ट, ट्रिब्यूनल वगैरह कोई सर्विसेज दे रहे हैं तो वो नहीं होगा। और फंक्शंस जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, पंचायत या इस तरह इनकी सबकी सर्विसेज हैं वो भी सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं मानी जाएंगी, मतलब सप्लाई की डेफिनेशन में कवर नहीं होंगी। तो इस तरह से हमारी यहाँ पर काफ़ी एक्टिविटीज़ यहाँ बताई गई हैं कि जो सप्लाई की डेफिनेशन में कवर नहीं होती, जैसे कि फ्यूनरल वाली हैं, या फिर सेल ऑफ लैंड है, सेल ऑफ बिल्डिंग है, तो ये जो है सप्लाई की डेफिनेशन में कवर नहीं होती। ठीक है, इसी तरह से बताई गई हैं हमारी। तो आप ये नीचे तक देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है हमारी सर्विसेज क्या डिफाइंड है कि जहाँ ना तो उन्हें सर्विस माना जाएगा ना ही गुड्स माना जाएगा, वो सप्लाई की डेफिनेशन से एक्सक्लूड कर दी गई हैं। कौन कौन सी है यहाँ पर ये आप खोल करके शेड्यूल 3 देख सकते हैं। इसके अलावा इस सब सेक्शन में हमें ये भी बताया गया है कि इसके अलावा भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटीज हैं तो वो पब्लिक इन विच दे आर एंगेज्ड एज पब्लिक अथॉरिटीज हैं, तो वहां पर भी गवर्नमेंट नोटिफाई कर सकती है कि उनको सप्लाई की डेफिनेशन से एक्सक्लूड कर सकती है। इसी तरह सबसेक्शन हम 3 पढ़ रहे हैं। सबसेक्शन 3 में क्या बताया गया है कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ A1A, मतलब जो ऊपर बताया गया है उनके अलावा द गवर्नमेंट में काउंसिल की रिकमेंडेशन पर जो है वो नोटिफाई कर सकती है, नोटिफाई करती है नोटिफिकेशंस निकाल करके। ठीक है, कि कौन कौन सी ट्रांजैक्शन सप्लाई ऑफ गुड्स मान ली जाएंगी और सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं मानी जाएंगी, मतलब उसको गुड्स मानना है या सर्विस मानना है तो उसके लिए भी गवर्नमेंट नोटिफाई कर सकती है कि उसको सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं माना जाएगा, और दूसरा सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा और सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं माना जाएगा। तो इस तरह से वो डिफाइन कर सकती है कि किस किस मतलब किस ट्रांजैक्शन या एक्टिविटी को क्या माना जाएगा, मतलब गुड्स, सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा या सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। तो इस तरह से ये सेक्शन हमने पूरा कवर कर लिया है। तो आपको पता चल गया है कि सप्लाई में क्या आता है, जीएसटी एक्ट में सप्लाई में क्या क्या इंक्लूड होता है। और जो ये नीचे दी गई हैं हमारी, ये वो डेट्स दी गई हैं कि ये सेक्शंस जो हैं कब इफेक्टिव होते हैं। तो यहाँ पर जो सारी अमेंडमेंट्स हैं इस सेक्शन की अभी तक की, वो सारी बता दी गई हैं। ठीक है, आपको हमारी वीडियो अगर अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप हमारे साथ इसी तरह जीएसटी के सभी सेक्शंस को रीड कर पाएंगे, समझ पाएंगे। तो हमारे और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।